नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार की राजनीति में इन दिनों ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के खेमों में खलबली मची हुई। एक तरफ बांकीपुर उपचुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी ने सांगठनिक ढांचे को पूरी तरह भंग कर जहां अंदरूनी कलह को सतह पर ला दिया है, तो वहीं रोहिणी आचार्य के तीखे बयानों ने परिवार और पार्टी के अंदर नए राजनीतिक तूफान के संकेत दे दिए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक पप्पू यादव प्रकरण ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक वार पलटवार का एक नया मोर्चा खोल दिया है, जहां मारपीट और लूट के गंभीर आरोपों ने सियासी पारे को और गरमा दिया है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर द्वारा भरत तिवारी की मां को 50 लाख रुपए की सहायता मिलने के दावे पर परिवार का मुखर होना और 15 दिन की मोहलत के साथ मानहानि की चेतावनी देना जनसुराज प्रमुख की मुश्किलें बढ़ाने के साथ साथ विपक्षी खेमे की हर हरकत को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बांकीपुर उपचुनाव में करारी हार, आरजेडी ने जिला से पंचायत तक का संगठन किया भंग, तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला। पप्पू यादव पर बढ़ा कानूनी शिकंजा, चप्पल फेंकने वाले आरोपी सुमित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। प्रशांत किशोर की बड़ी मुश्किलें, 50 लाख के अनुदान वाले दावे पर भरत तिवारी के परिवार ने दी केस दर्ज करने की धमकी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी हार के बाद आरजेडी ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने बिहार में जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर समेत सभी सांगठनिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसके साथ ही अलग अलग प्रकोष्ठों, अन्य संबंध संगठनात्मक इकाइयों को भी समाप्त कर दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से हुए परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके तहत 22 जनवरी 2025 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 101 को निरस्त कर दिया गया। पार्टी के इस कदम को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद संगठन में बड़े बदलाव की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। आरजेडी अब पुराने ढांचे को खत्म कर नई टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। कार्यालय आदेश के मुताबिक बिहार में आरजेडी की सभी स्तरों की सांगठनिक संरचनाओं को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है। इसमें सभी जिला स्तरीय कमेटियां, प्रखंड इकाइयां और पंचायत स्तर के संगठन शामिल हैं। पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों से जुड़ी समितियां भी अब प्रभावी नहीं रहेंगी। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आदेश में साफ किया है कि संगठन की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने के बाद सभी स्तरों पर नई समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी आने वाले समय में पार्टी के जिला अध्यक्षों से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक नई जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। आरजेडी के इस फैसले से पार्टी के अंदर संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना बन गई है। नई टीम में किन नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर अब पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नजरें शीर्ष नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हैं। पार्टी की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया कि प्रदेश के सभी स्तरों की स्थापना समितियों के पुनर्गठन की कार्यवाही भी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। इसके तहत अलग अलग स्तरों पर संगठन को लेकर बदलाव किए जाएंगे और उन्हें नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तेजस्वी यादव से परामर्श के बाद, यानी कि तेजस्वी यादव से बातचीत के बाद लिए गए इस फैसले में पार्टी की मौजूदा सांगठनिक इकाइयों को पूरी तरह भंग करने का निर्देश दिया गया है। आरजेडी अब नए संगठनात्मक ढांचे के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद आया ये फैसला पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नए पुनर्गठन में किन शहरों को जगह मिलती है और आरजेडी बिहार में अपने संगठन को किस तरह मजबूत करने की रणनीति अपनाती है। तेजस्वी ने काफी ज्यादा बड़ा फैसला लिया है। हालांकि जहां उनके इस फैसले को आरजेडी विधायक नेता सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से तेजस्वी पर काफी ज्यादा तीर छोड़े जा रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी को काफी लेट याद आई है।
साथ ही रोहिणी का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है पार्टी की जिन इकाइयों प्रकोष्ठों को बंद करने का जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय काफी पहले लिया जाना चाहिए था। आपको रोहिणी का ट्वीट दिखा दे। उम्मीद है, उनका लिखना है कि उम्मीद है कि नई इकाइयों के पुनर्गठन में कट्टर लालूवादियों, सालों से पार्टी के साथ पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खड़े कार्यकर्ताओं, संगठन की समझ रखने वालों और जमीन से जुड़े जुझारू लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जमीन से जुड़े लोगों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर हाशिए पे खड़े लोगों को आगे लाना है। कार्यकर्ताओं को उचित अवसर और ओहदा देना ही सदैव लालू जी की प्राथमिकता रहा है और सिर्फ लालू के सिद्धांतों, उनके दिखाए गए रास्तों पर चलकर ही पार्टी की बेहतरी संभव है। वैसे में लालू परिवार में और आरजेडी में कौन सा नया तूफान आता है और इस फैसले का असर सही होता है या फिर ये फैसला भी गर्त में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर में बात करेंगे पप्पू यादव पर हो रहे कानूनी शिकंजे की। पप्पू यादव पर हमला करने वाले आरोपियों ने पप्पू के खिलाफ तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पप्पू यादव के खिलाफ मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए गए हैं। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले आरोपी सुमित ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि अगर भविष्य में उसे या उसके दोस्त हैप्पी को किसी भी धमकी के कारण कोई नुकसान या उसके साथ अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए पप्पू यादव, मुनाजिर आलम और उसके सहयोगियों को जिम्मेदार माना जाए। 5 अगस्त 2026 को सुमित कुमार ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव, मुनाजिर आलम और उनके सहयोगियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि 3 अगस्त को सुमित अपने दोस्त हैप्पी के साथ पप्पू यादव की केजी मार्ग स्थित आवास पहुंचा था। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें वहां संतों की सभा होने की जानकारी मिली थी, लेकिन मौके पर पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। शिकायत में दावा किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुमित ने 31 जुलाई 2026 की घटना जो हुई थी, पप्पू यादव जो सदन परिसर के बाहर वेशभूषा साधु की धारण करके पहुंचे थे, उस पर सवाल किया। शिकायत में आरोप है कि ये मामला भगवान श्री राम की तस्वीर और कथित दान पात्र चढ़ावा चोरी के प्रदर्शन से जुड़ा था। शिकायत के मुताबिक विरोध जताते हुए सुमित ने अपनी चप्पल पप्पू यादव की ओर फेंकी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप लगाया गया है कि पप्पू यादव ने अपने सहयोगियों को बुलाया, जिनमें से कुछ के पास धारदार और अन्य खतरनाक हथियार होने का भी आरोप लगा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके गले से 20 से 22 ग्राम की सोने की चेन और टाइटन की कलाई घड़ी छीन ली गई और उसे पास से पार्क में ले जाया गया, जहां उसका गला दबाने की कोशिश की गई है, जिससे गर्दन और आंखों में चोट आई। शिकायत में कहा गया कि सुमित को बचाने पहुंचे उसके दोस्त हैप्पी के साथ भी मारपीट की गई। शिकायत में साफ तौर पर लिखा गया है। इसके बाद करीब 100 से 150 लोग मौके पर इकट्ठा हुए। दोनों के साथ मुक्कों और लातों से मारपीट की गई, जिससे उन्हें शारीरिक चोटें और मानसिक आघात पहुंचा है। शिकायत में मुनाजिर आलम पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस से बीएनएस 2023 की उपयुक्त धारा में एफआईआर दर्ज करने, कथित लूटी गई चेन और घड़ी बरामद करने, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने और कथित हथियारों की जांच और जब्ती करने की मांग की है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पीके के बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही है। भरत तिवारी के परिवार ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर केस करने की चेतावनी दी है। बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर द्वारा भरत तिवारी की मां को कथित तौर पर 50 लाख रुपए का सरकारी अनुदान मिलने के दावे के बाद परिवार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की मां आशा देवी ने पत्रकारों से पीके के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर 15 दिनों के अंदर आरोपों के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करें, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। भरत तिवारी की मां और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने हाल ही में सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। आशा देवी ने कहा कि सम्राट चौधरी से मुलाकात का मकसद किसी प्रकार की आर्थिक सहायता लेना नहीं था, बल्कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना था। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मामले में कुछ सकारात्मक पहल हुई।
जिसमें जगदीशपुर के एसडीएम को हटाया गया। आरोपी अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई। आशा देवी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पहले उनके परिवार को 15 दिनों के अंदर न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गए। उनका कहना है कि अब वही व्यक्ति उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर एक मां की पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं। आशा देवी ने कहा कि अगर उनके परिवार को वास्तव में 50 लाख रुपए का सरकारी अनुदान मिला होता तो ये बात किसी से छुपी नहीं रहती। इसकी जानकारी पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को होती। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर अगर अपने आरोपों पर कायम हैं तो उनके परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों के बैंक खातों की जांच करा ले। अगर कोई राशि मिली हो तो उसका प्रमाण सार्वजनिक करे, अन्यथा 15 दिनों के अंदर माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। यानी कि एक बार फिर पीके की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष इन दिनों बेबस नजर आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।